हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। निमी टेक्निकल फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चुंबकता से संबंधित है। दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए बचपन में खिलौना हुआ करता था, जिसके साथ हमने बहुत समय बिताया। जब दो चुंबक को हम पास में लाते थे तो वो एक दूसरे से दोस्तों प्यार करने के लिए आपस में अट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन न जाने कुछ समय बाद ऐसा क्या होता था कि ये एक दूसरे से दूर चले जाते थे। हम बहुत अनजान थे उस समय पे कि चुंबक में ऐसा किस लिए होता है, लेकिन दोस्तों हमें इतना तक भी मालूम नहीं था कि ये एक खिलौना एक दिन हमारे लिए हमारे कैरियर में दोस्तों आएगा और इसके बारे में हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा। और देखिए, आज वो समय है दोस्तों कि चुंबक आपके सामने खड़ी है और आप जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि चुंबक किस प्रकार से काम करता है और इनके प्रभाव किस प्रकार से काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन प्रश्नों के माध्यम से आज चुंबक को देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों के माध्यम से हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। कॉर्क स्क्रू नियम द्वारा चुंबक के किस राशि का पता लगाया जा सकता है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन चुंबक का है कि कॉर्क स्क्रू नियम, इस नियम में दोस्तों किस हाथ का प्रयोग करते हैं ये आप जानेंगे। अब चुंबक के बारे में आप बारीकी से जानने के लिए दोस्तों आप तैयार रहें। तो दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम होने से पहले पहले मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अधिक से अधिक प्रश्न आपके हवाले कर दूं। यही उद्देश्य से लेकर दोस्तों मैं रोज आपके सामने आता हूं और आपको प्रश्नों के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कवर कराने की अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कॉर्क स्क्रू नियम द्वारा चुंबक के किस राशि का पता लगाया जा सकता है ना। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता। देखिए, जब आप कॉर्क स्क्रू नियम को पढ़ते हैं तो आप दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जो कॉर्क स्क्रू नियम है ना, इस नियम में दोस्तों हमेशा दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। किसका? दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है कॉर्क स्क्रू नियम में। देखिए, आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो पेन है मेरा, ये एक तार है। इस तार में करंट का प्रवाह हो रहा है। मुझे इसको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा कि कॉर्क स्क्रू नियम कहता है कि दाएं हाथ के द्वारा उस तार को पकड़िए जिस तार में आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैं इसको इस प्रकार से पकड़ूंगा। तो आप देख रहे होंगे ये जो चारों उंगलियां है मेरी, इसके चारों तरफ घिरी हुई है, यानी कि ये इस दिशा में है। यहां पे आप देखिए, ये इस दिशा में घिरी हुई है। तो ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो लूप बन रहा है ना, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा पता लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके सामने 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये पांचों ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन में प्रश्नों के द्वारा आ चुके हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके लिए भी अलग से प्रश्न बन चुका है और विद्युत करंट की दिशा, इसके लिए भी अलग से प्रश्न बन चुका है। तो अब आप जानेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये मैक्सवेल के नियम के द्वारा, किसके? मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का नियम हमें बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो क्या है और कितना है ना। और देखिए, अगला है कि विद्युत करंट की दिशा। करंट की दिशा का आप पता कैसे लगाते हैं? दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, ये ओवरहेड पारेशर लाइन की बात कर रहा है। ओवरहेड पारेशर लाइन की बात कर रहा है कि इस पारेशर लाइन में जो करंट है ना, करंट की दिशा किस डायरेक्शन में होगी। देखिए, ये एक पोल है मेरे पास। ये क्या है? एक पोल है, इसमें ये इंसुलेटर लगा हुआ है। आप मान के चलिए इसमें 2 कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट का प्रवाह पहले वाला पे इस दिशा में हो रहा है, दूसरे वाले पे इस दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है इसको हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसको हम निकालेंगे एम्पियर के नियम द्वारा, है ना। किसके नियम द्वारा? एम्पियर नियम द्वारा।
एम्पियर नियम द्वारा आपको पता हो जाएगा इसके दिशा के बारे में। अगला है मोटर की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए। ध्यान देना दोस्तों, मोटर जो होती है ना, उसमें जो पोल होते हैं उन पोल में एक N पोल होता है और एक S पोल होता है। जब आप AC करंट देते हैं मोटर में तो एक में N पोल उत्पन्न होता है, एक में S पोल। ये कैसे पता चलेगा? ये मोटर की ध्रुवता के नियम के द्वारा पता चलेगा, है ना। मोटर की जो ध्रुवता है ये एक चकती के द्वारा पता किया जाता है। इसकी ध्रुवता को चकती बोले या फिर फेज इंडिकेटर। फेज इंडिकेटर के द्वारा आप ये पता करते हैं कि जो पोल उत्पन्न हुए हैं, कौन से पोल में कौन सा ध्रुव उत्पन्न हुआ है, ये आप पता करते हैं, है ना। तो कुछ टाइम बाद जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, जैसे इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो कुछ टाइम बाद ये भी N से S बन जाते हैं और ये S से N बन जाता है। तो इसके बारे में कौन बताता है? फेज इंडिकेटर बताती है। अगला है बैक ईएमएफ की दिशा। दोस्तों बैक ईएमएफ आप ध्यान देना, ये केवल मोटर और जनरेटर में ही होती है। मोटर तथा जनरेटर में ही होती है, ये ट्रांसफार्मर में नहीं होती बैक ईएमएफ। तो देखिए, आप फ्लेमिंग का नियम जरूर पढ़ते होंगे और फ्लेमिंग में कुल 2 नियम दिए थे इन्होंने, एक राइट हैंड रूल, एक लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो जब आप इसको दायां हस्त नियम पढ़ते हैं, इसका दायां हस्त का नियम पढ़ते हैं ना, तो उसी नियम में दोस्तों इसको समझाया गया है बैक ईएमएफ की दिशा को, कि बैक ईएमएफ की दिशा क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्लास को ना आप आनंद के साथ एंजॉय करते हुए देखें। किसी भी प्रकार की कोई आपको भावना नहीं रखना है, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपके और लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब भूल के इस क्लास को बिल्कुल एंजॉय करते हुए लीजिए। हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और पॉइंटों को अपने नोटबुक में जरूर नोट करते रहें ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें एग्जाम के समय, है ना। तो एग्जाम के वक्त दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इनको नोट करते रहें, किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। अगर आप मिस कर देते हैं ना दोस्तों तो एक ही नंबर दोस्तों, अब आप, मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं ये आप समझ गए होंगे, तो हर चीज को नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है, किसी प्रसारण लाइन में 2 चालकों के मध्य करंट का प्रवाह अलग अलग दिशा में हो रहा है, ये किस प्रकार के बल का अनुभव करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार के बल का अनुभव करेंगे, आप इस चीज को ध्यान देना, है ना। किसी प्रसारण लाइन में 2 चालकों के मध्य करंट का प्रवाह अलग अलग दिशा में हो रहा है, तो ये किस प्रकार के बल का अनुभव करेंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, जब आप कूलाम का नियम पढ़ते हैं, कौन सा नियम, जब आप कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कूलाम का नियम कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आप लिखना दोस्तों, इसका जो प्रयोग है ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए किया जाता है, पॉइंट चार्ज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो देखना, जब ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन है उस तार में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक को हम दर्शाते हैं डॉट से, और दूसरे को दर्शाते हैं हम क्रॉस से। ये दोनों क्या है, चार्ज है। तो देखिए, ये जो आपकी पॉइंट वाली चार्ज है, डॉट वाली चार्ज, ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो करंट है ना, जो करंट है ये चालक से दूर जा रही है। ये क्या कर रही है, चालक से दूर जा रही है, मतलब कि ये दर्शक के पास आ रही है, दर्शक के पास आ रही है। ये कौन बता रही है, ये डॉट वाली करंट बता रही है। इसी के साथ जब क्रॉस वाली को आप पढ़ते हैं तो ये कहती है इसका उल्टा, कि जो करंट है ना ये चालक में प्रवेश कर रही है, चालक में ये प्रवेश कर रही है, मतलब कि ये दर्शक के पास आ रही है, सॉरी, दर्शक से दूर जा रही है, दर्शक से दूर जा रही है। ये आप इस डॉट और क्रॉस का मतलब नोट कर लीजिए। अब ध्यान देना दोस्तों, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, मान लीजिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें 2 तार हैं, है ना, इसमें ये 2 तार हैं। इसमें जो करंट का प्रवाह है, देखिए जो करंट का प्रवाह है ये अलग अलग दिशा में हो रहा है। आप ये माने कि पहली वाली तार में करंट इधर जा रही है, दूसरी वाली पे इधर आ रही है, तो आपको कौन से बल का ये अनुभव करेंगे ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक है डॉट,
ये क्या है, डॉट है। डॉट क्या कह रहा है कि दर्शक से करंट दर्शक के पास आ रही है, तो अगर एरो का निशान मेरे तरफ होगा तभी तो करंट मेरे तरफ आ रही है, मेरे पास आ रही है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस दिशा में होगी। ध्यान दीजिए, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगी। और दूसरी क्या है, दूसरी है चार्ज, क्रॉस है। और क्रॉस में देखिए आप, ये मेरे से दूर जा रही है करंट, तो एरो का निशान मेरे से दूर होगा, यानी कि इस दिशा में इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रही है ना, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रही है। अब जब आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो क्रॉस वाले चार्ज का चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रही है और डॉट वाले का इधर जा रही है, यानी कि इसके बीच में नहीं देख रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब चुंबक में एक दूसरे से चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से दूर जाते हैं तो कौन सा प्रतिकर्षण बल लगता है, कौन सा दोस्तों बल लगता है, मैं तो आंसर ही बता दिया, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा, प्रतिकर्षण। तो जब करंट का जो प्रवाह है ये अलग अलग दिशा में हो रही हो तो दोस्तों प्रतिकर्षण के बल का अनुभव ये करते हैं, है ना। अब आप यहां से ये देखना, एग्जाम में ना दोनों चीज पूछा जा चुका है कि अगर करंट का प्रवाह अलग अलग हो तो कैसा अनुभव होगा बल, अगर करंट का प्रवाह एक जैसा हो तो। अब पहले दोस्तों हम एक जैसे वाले को देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे भी डॉट वाला ही चार्ज है और यहां पे भी डॉट वाला ही चार्ज है। अब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, देखिए डॉट का मतलब है कि करंट की दिशा दर्शक के पास आना, है ना। तो करंट इस दिशा में बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बह रही है। तो देखिएगा दोस्तों, जब इनके बीच, जब तक इन दोनों चार्जों के बीच चुंबकीय क्षेत्र को घूमने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को घूमने के लिए जगह रहेगी, तब तक ये घूमेंगे। अब देखिए इनके पास जगह बहुत कम है, ये क्या करेंगे, अब इधर जाने के, अब ये नीचे जाने के बजाय ये क्या करेंगी, इधर जाने लगेंगी, इस तरफ जाने लगेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हैं। एक दूसरे को दोस्तों, अगर एक लाइन इधर जा रही है तो दूसरी वाली लाइन इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकती है। तो क्रॉस जब नहीं कर सकती है तो जगह अब बीच में बचा नहीं इनको आपस में लूप बनाने के लिए, घूमने के लिए। तो ये क्या करेंगे, दोनों इकट्ठा होके घूमने लगेंगे। तो कौन सा बल लगेगा, अब दोस्तों आकर्षण बल लगेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, आप ना क्लास को बिल्कुल इंजॉय करते हुए देखिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब आप भूल जाएं, है ना। ये सब कुछ भूल के दोस्तों बिल्कुल इंजॉय लेते हुए क्लास को देखिए और जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों का सामना करते रहिए। यही वो प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इस क्लास को इस प्रकार से डिजाइन करके लाया हूं कि आपकी जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न माना कि नहीं आया, आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये जो आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये पांचों ऑप्शन एक प्रकार से प्रश्न है। तो इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आपके काम आ सकता है, इसलिए इसको एंजॉय करते हुए देखिए, टेंशन फ्री होके देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत रखिए अपने दिमाग में। देखिए, किसी ट्रांसमिशन लाइन का धारावाही चालक में ये क्या है, डॉट है। ये डॉट किस नियम को दर्शाता है, अभी अभी आपने देखा, इसी के बारे में डिटेल पढ़ा, वही चीज आपके सामने आके खड़ी हो गई कि डॉट किस नियम को दर्शाता है। ये दोस्तों कूलाम्ब के नियम को दर्शाता है। किस नियम को, कूलाम्ब का नियम पॉइंट चार्ज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, एक डॉट बोलिए या एक पॉइंट बोलिए, है ना। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम दोस्तों ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन में, है ना, ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन या पारेषण लाइन में, पारेषण लाइन में प्रयोग किया जाता है एम्पियर का नियम। देखिए मैक्सवेल का नियम कहां पे प्रयोग करते हैं, ये एक नई चीज है। तो दोस्तों जब आपको मध्यम इंडक्टेंस, कौन सी इंडक्टेंस, मध्यम इंडक्टेंस का मान ज्ञात करना होगा ना, तो आप मैक्सवेल नियम का प्रयोग करते हैं। अब बताइए आप कि मैक्सवेल का जो नियम है इसमें मध्यम इंडक्टेंस का जो मान है, तो मध्यम इंडक्टेंस में क्वालिटी फैक्टर का मान कितना है, ये आप बताइए। तो देखिए इसमें क्वालिटी फैक्टर का जो मान होता है ना दोस्तों, वो होता है 1 से
अधिक होती है, कितना होती है, 1 से अधिक, लेकिन 10 से कम होती है, 1 से अधिक 10 से कम होती है मध्यम इंडक्टेंस का मान, है ना। और जो आपका एमएमएफ संतुलन नियम है, इसका नियम, इस नियम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखना दोस्तों, इसका जो प्रयोग है ना, इसका हम मोटर में करते हैं। कहाँ पे, मोटर और ट्रांसफॉर्मर में, मोटर और ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। आप अक्सर पढ़ते होंगे ना कि E1 बटा E2 बराबर V1 बटा V2। ये क्या है, ये है दोस्तों एमएमएफ बैलेंस रूल, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना, इस वाइंडिंग में अगर प्राइमरी वाइंडिंग में E1 का मान जितना है उतना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होना चाहिए, और V1 का मान प्राइमरी वाइंडिंग में जितना है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी V2 का मान उतना ही होना चाहिए, अधिक ना ही कम होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये एमएमएफ संतुलन, जिसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स बैलेंस रूल। अगला है हे ब्रिज नियम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हे ब्रिज नियम का प्रयोग हम उच्च इंडक्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उच्च इंडक्टेंस मान ज्ञात करते हैं हे सेतु नियम के द्वारा। अब इसमें क्वालिटी फैक्टर की बात आती है, तो देखना इसमें क्वालिटी फैक्टर का जो मान होता है दोस्तों 10 से अधिक होती है, इसमें क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, 10 से अधिक। तो इस प्रकार से ये पांचों ऑप्शन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये आपके सामने आते ही ये भयभीत हो जाते हैं आपको देखकर, है ना, इनको डर सा लगने लगता है। ये सोचते हैं कि एग्जाम के लिए जो पेपर सेट करने वाला है वो पेपर में गलती से कहीं इनका भी नंबर ना लगा दे, इस क्वेश्चन का नंबर ना लगा दे, इस बात से लेकर ये बहुत डरते हैं। और दोस्तों इन प्रश्नों की आंखों में हमें यही डर देखना है ना, हमें यही डर देखना है इन प्रश्नों की आंखों में, ताकि दोस्तों इनको भी पता चले कि ये हमसे बड़े नहीं हैं, ये हमसे बड़े नहीं हैं, हम इनसे बड़े हैं। चाहे तो हम इनका दोस्तों पॉइंट पॉइंट का मतलब निकाल के रख दें, इस बात से ये डरते हैं। तो देखिए हम यही चाहते हैं कि ये हमसे डरें। वह कौन सी तापमान है जिस ताप पर कोई चुंबक अपनी चुंबकीय गुणों को खो देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उस तापमान का नाम बताइए जिस ताप पर चुंबक अपनी चुंबकीय गुणों को खो देते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों क्यूरी ताप। उसको क्या कहते हैं हम, उसको क्यूरी ताप कहते हैं, है ना, क्यूरी ताप, तापमान का पॉइंट। देखिए आपको जब चुंबक पढ़ाया जाता है तो आपको बहुत से कंडीशन बताए जाते हैं। पहला कंडीशन दोस्तों कि चुंबक में कभी भी चुंबक को तापमान के पास नहीं ले जाना चाहिए, ऐसे करने से ये चुंबकीय गुण को खो देते हैं। उस तापमान का नाम क्या है, जिस तापमान पर ये चुंबकीय गुण खो देते हैं तो उसको कहते हैं क्यूरी ताप, है ना, क्यूरी ताप। और दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों इसको बहुत अधिक हाइट से गिराना नहीं चाहिए, इसको बहुत अधिक ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए, ऐसे में भी ये अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। और तीसरी पॉइंट ये होता है दोस्तों चुंबक के लिए कि जो चुंबक है ना, चुंबक को जब भी आप रखें तो आप क्या करें, आप ये दो चुंबक है, मान लीजिए ये दो चुंबक हैं, इसका एक N पोल है, इसका S पोल है, तो जब भी दो चुंबक को आप रखें तो जो पहले वाले चुंबक का अगर N पोल है या फिर S पोल है तो दूसरे वाले चुंबक पहले वाले चुंबक के S पोल के सामने N पोल ही होना चाहिए दूसरे वाले चुंबक का। तो इस प्रकार से इस चुंबक को रखा जाता है, नहीं तो अगर यहाँ पे N है और यहाँ पे भी N होगा तो भी ये अपने चुंबकीय गुण को खोने की इनकी अधिक संभावना रहती है। तो ये तीन दोस्तों पॉइंट है। तीसरा क्या है, असमान ध्रुवता, असमान ध्रुवता, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। अगला देखिए धारण क्षमता पॉइंट, धारण क्षमता पॉइंट ये क्या चीज है, धारण क्षमता पॉइंट। देखिए जब आप किसी पदार्थ को, है ना, ये एक पदार्थ है, आप मान लीजिए ये एक पदार्थ है, जब आप किसी पदार्थ में इस प्रकार से दोस्तों कॉइल लपेटते हैं, इस प्रकार से इसमें कॉइल लपेट कर डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए एक है ये पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। आप डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबक के गुण स्टोर होना,
चालू हो जाएंगे, चुंबक के गुण स्टोर होना चालू हो जाएंगे, वही कहलाता है धारण क्षमता। आप बताइए, अगर आप दोस्तों किसी ऐसे पदार्थ का चुनाव करते हैं जैसे कागज में अगर आप कॉइल लपेट देंगे और सप्लाई देंगे तो क्या कागज अपने अंदर चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। तो उसमें धारण क्षमता पॉइंट क्या होगा? 0 होगी। तो यही धारण क्षमता पॉइंट कहलाती है। अगला क्या होता है? टॉलरेंस पॉइंट। क्या होता है? टॉलरेंस पॉइंट। तो समझना टॉलरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आपने एक कॉइल को लपेटा किसी चुंबकीय पदार्थ में, है ना, चुंबकीय पदार्थ में लपेटा। अब इसमें आपने क्या किया, मान लीजिए कि 10 वोल्ट की सप्लाई दिया। कितना? 10 वोल्ट की सप्लाई दिया, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, लेकिन दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक मिनिमम पॉइंट तक ही उत्पन्न होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अनलिमिटेड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें, चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आप जैसे करंट और वोल्टेज का पढ़ते हैं ना कि सिंगल फेज वोल्टेज में वोल्टेज का मान प्लस माइनस 5% तक होती है। कितना? 5%, यानी कि 250 वोल्ट है ना सिंगल फेज वोल्टता का मान। तो हम इसको दोस्तों 5% एडवांस तक बढ़ा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अगर इससे अधिक बढ़ाते हैं तो IEEE रूल के खिलाफ होगा, IEEE रूल के खिलाफ होगा। उसी प्रकार से ये टॉलरेंस चुंबक में भी होता है। अगला है सैचुरेशन पॉइंट। देखना, हमने क्या किया, एक कोर में कॉइल को तो लपेट दिया, कॉइल को लपेटा। जब इसका दोस्तों वेक्टर डायग्राम बनाते हैं ना तो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे करंट है और यहाँ पे फ्लक्स। ये दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव से यहाँ से कॉइल में करंट जारी है, तो इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे हैं। चुंबकीय गुण फ्लक्स के माध्यम से, है ना, फ्लक्स के मतलब कि फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय गुण फ्लक्स ही होता है। तो आपने करंट तो बढ़ाया, फ्लक्स उत्पन्न हुआ, करंट और बढ़ाया, फ्लक्स उत्पन्न हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप फ्लक्स उत्पन्न करने के चलते करंट को आप बढ़ाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से आप करंट तो बढ़ाएंगे लेकिन फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां से फ्लक्स का बढ़ना बंद हो गया, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं दोस्तों सैचुरेशन पॉइंट, है ना। और चुंबकीय सामर्थ्य पॉइंट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चुंबकीय सामर्थ्य क्या होता है दोस्तों? ये इसकी शक्ति होती है। क्या होता है? ये इसकी शक्ति होती है, चुंबकीय सामर्थ्य पॉइंट, है ना। देखिए, सबसे अधिक चुंबकीय सामर्थ्य कहाँ पे होता है चुंबक में? तो आप लिखना दोस्तों, हमेशा पोल में होते हैं। कहाँ पे? पोल में होते हैं। जो N पोल है ना, यहाँ से देखिए चुंबक बहुत अधिक निकल रहे हैं, यहाँ से जो चुंबक है बहुत अधिक निकल रहे हैं। और S पोल में ये सारे के सारे चुंबक क्या है? यहाँ से अंदर घुस रहे हैं। तो जो चुंबकीय सामर्थ्य है ये सबसे अधिक कहाँ होंगे? ये पोल पे होंगे। और जो इसका बीचों बीच का मैग्नेटिक एक्सिस पॉइंट है ना, यहाँ पे चुंबकीय दोस्तों गुण 0 होते हैं। तो यही कहलाता है चुंबकीय सामर्थ्य पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय सामर्थ्य पॉइंट ये चीज होती है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियोडियम समैरियम कोबाल्ट पदार्थ का प्रयोग कर किस प्रकार के चुंबक का निर्माण किया जाता है? देखिए दोस्तों, हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नई और फ्रेश हो। तो चलिए, नियोडिमियम समैरियम कोबाल्ट पदार्थ का प्रयोग कर किस प्रकार के चुंबक का निर्माण करते हैं? तो आप हमेशा ध्यान रखना, स्थायी चुंबक का प्रयोग कर स्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अब ऐसा इस पदार्थ में क्या है इस पदार्थ में दोस्तों जिसकी वजह से ये स्थायी चुंबक बन सकता है? तो ध्यान से सुनना, इसमें ना एक चीज है कि इसमें दोस्तों प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है। नोट कीजिएगा, प्रतिरोध का जो मान है ना बहुत अधिक होता है। जिस पदार्थ में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है ना, उसी पदार्थ को आप स्थायी चुंबक बना सकते हैं और इस दूसरे पदार्थ को नहीं। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि जो हीटर में कॉइल होती है, ये हीटर में जो कॉइल होती है, ये कॉइल भी तो एक उच्च प्रतिरोध वाली कॉइल होती है। तो फिर इसमें इसका प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं स्थायी चुंबक बनाने के लिए? तो करते हैं दोस्तों,
क्या स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। देखिए जब आप दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ को पढ़ते हैं ना, लौह चुंबकीय पदार्थ को जब आप पढ़ते हैं तो इस लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत टंगस्टन पदार्थ भी आती है ना, टंगस्टन पदार्थ भी आती है, तो इसका भी प्रतिरोध अधिक होता है और इसको भी लौह चुंबकीय पदार्थ बनाने के काम आता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, स्थायी चुंबक है, लेकिन हमसे नियोडीमियम समैरियम कोबाल्ट के बारे में पूछा है, तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है और स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है। अब देखना स्थायी चुंबक होते क्या हैं। देखिए स्थायी चुंबक क्या होते हैं दोस्तों, जब आप किसी पदार्थ में है ना, जब आप किसी पदार्थ में आप इस प्रकार से क्वाइलिंग करते हैं और क्वाइल करने के बाद इसमें जब सप्लाई देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, चुंबक का गुण आ जाता है ना, एक एन पोल और एक एस पोल, इसमें से चुंबकीय रेखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं इस प्रकार से। तो देखिए जब चुंबकीय रेखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है ना, तो अब आप सप्लाई को हटा देंगे तो भी ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय गुण इसमें व्यवस्थित रहेंगे, उसी को कहा जाता है स्थायी चुंबक। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे होते हैं, विद्युत चुंबक, कि आप सप्लाई हटाते ही ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं ना, ये भी गायब हो जाती हैं, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो देखना स्थायी चुंबक, इसमें से दोस्तों जो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है बेलनाकार चुंबक और हॉर्स शू चुंबक। बेलनाकार चुंबक और हॉर्स शू चुंबक दोनों स्थायी चुंबक के ही प्रकार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा कि अस्थायी चुंबक, बेलनाकार चुंबक और हॉर्स शू चुंबक, ये इसका तीनों आंसर है। अब यहां से देखना बात आती है कि स्थायी चुंबक का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, किन स्थानों में करते हैं। तो इस अस्थायी चुंबक में से दोस्तों जो आपको बेलनाकार दिख रहा है ना और हॉर्स शू चुंबक दिख रहे हैं, इसका प्रयोग दोस्तों हेडफोन में करते हैं। कहां पे, हेडफोन में करते हैं। जो आपने दोस्तों ईयरफोन लगाते हैं अपने कानों में ना, उसमें किस प्रकार का चुंबक लगा होता है, बेलनाकार चुंबक होगा या हॉर्स शू आकार का चुंबक होगा हेडफोन में। और दूसरा दोस्तों लाउड स्पीकर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं स्थायी चुंबक का। अगला देखिए अस्थायी चुंबक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत चुंबक को ही हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब बात आती है कि जो आपकी विद्युत चुंबक है ना दोस्तों, इसका प्रयोग आप कहां पे करते हैं, आप इसका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जो आपकी विद्युत चुंबक है ना, जैसे कि आप दोस्तों क्या करते हैं कि किसी दूसरे के घर जाते हैं तो दरवाजे पे लगा जो बेल लगा होता है, घंटी, उसको आप दबाते हैं, तो वो सर्किट कब पूरा होता है, उसमें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा सर्किट पूरी होती है। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग कहां पे करेंगे, विद्युत घंटी में, है ना, विद्युत घंटी में इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत घंटी। और दूसरा जनरेटर और मोटर में, है ना, जनरेटर हो या मोटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, इन सब में किस प्रकार का चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दें और विद्यार्थियों के पास, ताकि वो भी विद्यार्थी आप ही की तरह इस क्लास को बिल्कुल दोस्तों टेंशन फ्री होकर देख सके और काफ़ी उनको इस क्लास के माध्यम से सीखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं और उन प्रश्नों को आप जानने की पूरी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखिए कि वायु में बीएच वक्र किस प्रकार का कर्व तैयार करती है। जो हवा है उसमें बीएच वक्र किस प्रकार का कर्व तैयार करती है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए, है ना। आप तुक्का ही लगाइए, है ना, आपको आंसर नहीं आता तो आप तुक्का ही लगाइए, लेकिन जरूर कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। पहला है इलिप्स कर्व, दूसरा है लंबवत कर्व, तीसरा है समलंबाकार कर्व, सीधा कर्व और पैराबोला कर्व, है ना। तो जो इसका उत्तर होगा ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा, सीधा कर्व। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि सीधा कर्व कैसे होता है। अभी आपने देखा था कि चुंबक बनाने के लिए क्या किया था, आपने एक कोर का इस्तेमाल किया था। इस कोर में ऐसे कॉइल लपेट दिया था और इस कॉइल में फिर आपने सप्लाई दिया था, तो इसमें किस प्रकार का गुण आ गया था, इसमें दोस्तों गुण आया था, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है।
ये एक मान लीजिए बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें किस प्रकार का गुण आ गया, चुंबकीय गुण आ गया। आप ध्यान से देखना कि जिस प्रकार से दोस्तों विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध होता है ना, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है ना, रिलक्टेंस होता है। वो रिलक्टेंस क्या करता है कि जब इसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हुआ, चुंबक का जो गुण उत्पन्न हुआ, यानी कि इधर N पोल इधर S पोल उत्पन्न हो गया, तो जो N से S पोल की ओर प्रवाहित हो रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स, इस चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने से रोकती है रिलक्टेंस, रोकने का काम करती है रिलक्टेंस। तो देखिए, जब आप चुंबक बनाने के लिए किसी कॉइल को किसी पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आप इसको हवा में रख देते हैं, हवा में। इसमें बताइए किसी भी प्रकार का कोर है क्या, नहीं है। तो कोर के जगह पे इस पे क्या है, हवा है, वायु। इस पे कोर की जगह पे क्या है, वायु है। तो देखना, वायु में रिलक्टेंस का मान, दोस्तों नोट कीजिएगा इस चीज को कि जो वायु होती है इसमें रिलक्टेंस का मान निम्न होता है, अति निम्न होता है, और किसी पदार्थ में रिलक्टेंस का मान अधिक होता है वायु की तुलना में। रिलक्टेंस कम होने का मतलब क्या होता है कि फ्लक्स का विरोध कम होना, फ्लक्स का विरोध कम होना, है ना, यही होता है रिलक्टेंस का मतलब, फ्लक्स का विरोध कम होना। यानी कि फ्लक्स रिलक्टेंस के समानुपाती है, जितना रिलक्टेंस कम होगा फ्लक्स का विरोध उतना ही कम होगा। इसलिए जब इसको हम वेक्टर ग्राफ में देखते हैं, दोस्तों, तो इसका एक सीधा कर्व हमें मिलता है। कैसा कर्व मिलता है हमें, सीधा कर्व, क्योंकि इस चुंबकीय फ्लक्स को डिस्टर्ब करने वाला कोई रिलक्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें डिस्टर्ब करने के लिए रिलक्टेंस है जो इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रही है, और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, किस प्रकार का कर्व बनेगा, ये एक सीधी कर्व बनेगी। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों BH कर्व में, है ना। तो वायु में जब BH कर्व निकाला जाता है तो किस प्रकार का कर्व तैयार होता है, ये एक सीधा कर्व देती है ना, सीधा कर्व। पैराबोला दोस्तों, समलंबाकार, लंबवत और इलिप्स, ये सब कहाँ होते हैं, अल्टरनेटर और जनरेटर में होते हैं, है ना, ये यहाँ पे नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या फ्लक्स की ओर झुकाव प्रदान करता है, क्या कहलाता है। अब इसका आंसर बताइए कि ऑप्शन है कि कोई नहीं, या MMF होगा, या रिलक्टेंस होगी, क्रॉस मैग्नेट या डी मैग्नेट होगा। इसका आप आंसर बताइए दोस्तों, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, एक चुंबकीय दबाव है जो चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है और फ्लक्स की ओर झुकाव प्रदान करता है, उसको हम MMF कहते हैं। MMF की तुलना किससे की जाती है, तो इसकी तुलना दोस्तों EMF से की जाती है। ध्यान देना, EMF किस में होता है, तो ये विद्युतीय परिपथ में होती है ना, विद्युत परिपथ में होता है EMF, और जो MMF होती है ये होती है दोस्तों चुंबकीय परिपथ में। ये कहाँ पे होती है, चुंबकीय परिपथ में होती है, लेकिन दोनों का काम एक समान होता है। जैसे कि देखिए क्या है, ये एक तार है ना, इसमें क्या हम प्रवाह करा रहे हैं, करंट प्रवाह करा रहे हैं, ये करंट आई है। इस करंट को क्या करता है EMF, पीछे से धक्का लगाता है, और जब पीछे से इसको धक्का लगाएगा तो ये करंट क्या करेगी, ये बहता हुआ आगे निकल जाएगी। इस प्रकार से करंट का प्रवाह होता है। और जो MMF होती है, ये MMF क्या करती है, जब कोई चुंबक के N पोल से लेकर के S पोल की ओर गति कर रही है ना चुंबकीय रेखाएं, इन चुंबकीय रेखाओं को भी पीछे से धक्का लगाने का कौन काम कर रहा है, MMF काम कर रही है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं अपने अपने परिपथ में, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, मोटर या ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि क्या करते हैं, एक हमारे पास कॉइल है, केवल एक कॉइल है, इसमें हम सप्लाई देते हैं V1, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक दूसरे कॉइल को रखते हैं इस प्रकार से इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो क्या होगा कि जो दूसरा वाला कॉइल है उसमें भी एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, EMF,
जिसको क्या कहते हैं, ईएमएफ। इस ईएमएफ के कारण फिर दूसरे वाले कॉइल में करंट प्रवाह होता है। तो अब आप ध्यान से सुनना कि जो दूसरा वाला कॉइल है इसमें पहले करंट आया कि पहले ईएमएफ आया। तो आप क्या कहेंगे कि पहले पहले ईएमएफ आया, फिर ईएमएफ की वजह से करंट आया। इसी प्रकार से दोस्तों इस चुंबकीय सर्किट में भी यही होता है, पहले एमएमएफ आता है, एमएमएफ से उत्पन्न होता है फ्लक्स। तो देखिए चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को कौन सेट करता है, फ्लक्स को एमएमएफ सेट करता है। उसी प्रकार से विद्युतीय परिपथ में करंट को कौन सेट करेगा, करंट को ईएमएफ सेट करेगा, क्योंकि पहले करंट नहीं आया, पहले ईएमएफ आया। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा पहले ईएमएफ आता है, उसी प्रकार से करंट आता है। मैं आपको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, कि देखिए जो आपका ये मोटर है और मोटर का स्टेटर और रोटर है, इसके बीच में आप देख रहे हैं, इसके बीच में क्या है, एयर गैप है। ये एयर गैप में दोस्तों जब मोटर को सप्लाई देते हैं ना आप 3 फेज की, तो इस एयर गैप में ही तो आपका फ्लक्स घूमने लगता है, ट्रेवल करने लगता है। तो फ्लक्स के आने से पहले यहाँ क्या आती है, एमएमएफ आती है। इस एमएमएफ के आने के कारण फिर फ्लक्स फाई आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है एमएमएफ। अगला देखिए, ये जो आपका क्रॉस मैग्नेट और डी मैग्नेट है ना, ये दोस्तों ये क्या करता है, ये फ्लक्स को हटाता है। ये क्या करता है, फ्लक्स को हटाने का काम करता है। फ्लक्स को हटाने का काम है क्रॉस मैग्नेट का और डी मैग्नेट का, और फ्लक्स को सेट करने का काम है एमएमएफ का। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और रिलक्टेंस क्या है, रिलक्टेंस वही चीज है दोस्तों, एयर गैप। रिलक्टेंस का मतलब क्या है, एयर गैप। सिंपल आप ये समझ लें कि एयर गैप का मतलब होता है रिलक्टेंस। एयर गैप को आप जितना अधिक बढ़ाएंगे ना, रिलक्टेंस उतना अधिक बढ़ेगा। इसलिए स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप बहुत ही कम रखते हैं, बहुत मामूली सा रखते हैं, ताकि एयर गैप अधिक होगा, ताकि एयर गैप का मान अधिक ना हो जाए, इसलिए कम से कम वहां पे गैप को छोड़ा जाता है ना। तो ये होगा इसका आंसर। अब आगे देखिए कि किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किस राशि के द्वारा उत्पन्न होती है, किस राशि के द्वारा उत्पन्न होती है, ये एमएमएफ के द्वारा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के द्वारा। अभी हमने देखा था कि एमएमएफ के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हुआ, वही चीज आपके सामने है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है ये किस राशि के द्वारा उत्पन्न होती है, ये एमएमएफ के द्वारा उत्पन्न होती है। और ईएमएफ जो करंट है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये दोस्तों ईएमएफ के द्वारा उत्पन्न होती है ना। ईएमएफ के द्वारा करंट उत्पन्न होती है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न होती है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर है इलास्टेंस और एडमिटेंस। देखिए दोस्तों, एडमिटेंस किसके समान होता है, तो एडमिटेंस दोस्तों ये होती है इम्पीडेंस के समान, है ना, इम्पीडेंस के समान होती है। इम्पीडेंस का क्या मतलब है, ये इम्पीडेंस कहाँ होता है, ये चुंबकीय परिपथ में नहीं होता। ये कहाँ होता है, ये केवल विद्युतीय परिपथ में ही इसका गुण संभव है, ये चुंबकीय परिपथ में नहीं होता है। और जो एडमिटेंस है ये दोस्तों ये चुंबकीय परिपथ में होते हैं, ये विद्युतीय परिपथ में नहीं होते हैं। देखिए जिस प्रकार से ये क्या करता है, एडमिटेंस करंट के मार्ग में ये भी बाधा ही उत्पन्न करती है, इसका भी मान क्या होता है, ओम ही होती है। इसका जो मान है, इसका जो यूनिट है वो भी ओम ही होती है। इसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में एडमिटेंस क्या करता है, ये फ्लक्स के प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न करता है, जिस प्रकार से रिलक्टेंस करती है। और डी नंबर है कि इलास्टेंस। ये इलास्टेंस क्या है, ये है दोस्तों कैपेसिटेंस के बराबर, है ना। ये किसके समान होती है, ये कैपेसिटेंस के समान होती है। जब आप विद्युत परिपथ में कैपेसिटेंस पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से इलास्टेंस को पढ़ते हैं चुंबकीय परिपथ में। अब सुनना, ये जो आपका कैपेसिटेंस है ना दोस्तों, ये कैपेसिटेंस क्या करता है कि किसी परिपथ में विभव के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या करता है, विभव का परिवर्तन, विभव
परिवर्तन का विरोध करता है, विभव परिवर्तन का विरोध करता है कौन? ये इसका काम है, ये काम है कैपेसिटेंस का। और इलास्टेंस, इलास्टेंस क्या करता है? इलास्टेंस ये दोस्तों चुंबकीय एमएमएफ के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है। जो एयर गैप में मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होती है, उस एयर गैप में जो एमएमएफ उत्पन्न होता है, उस एमएमएफ के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है। ये कहता है मैं परिवर्तन नहीं होने दूंगा, है ना, और ये कहती है कि मैं विभव को परिवर्तन नहीं होने दूंगा। तो ये दोस्तों आपस में एक समान है। ये विद्युतीय परिपथ में है और ये चुंबकीय परिपथ में है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों कि इलास्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस, लेकिन उल्टा नहीं दोस्तों, ये एक दूसरे के समान होते हैं। इसको हमें क्या करना है, क्या समझना है? समानता के बारे में समझना है, समानता की नजरों से देखना है। हमें इसको अलग विरोध के नजरों में नहीं देखना है। कहने का मतलब है कि इसके उल्टा नहीं देखना है, हमें एक समान रूप में देखना है। तो इलास्टेंस कैपेसिटेंस के समान है, एडमिटेंस चुंबकीय परिपथ के समान होता है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब यहां से दोस्तों ध्यान देना कि आप क्या करते हैं, ये जो चुंबकीय प्रश्नों को आप देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है जब आप ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे, जब आप मोटर को पढ़ेंगे, जब आप जनरेटर को पढ़ेंगे। आप देखिए जब इस आईटीआई के सिलेबस को डिजाइन किया गया ना, इस सिलेबस को जब पूरी तरह से बनाया गया तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप क्या सीखते हैं कि करंट को सीखते हैं, करंट से पहले ही आप आवेश को सीखते हैं, फिर करंट को सीखते हैं, फिर प्रतिरोध को सीखते हैं। ऐसे ऐसे करते करते बैटरी, फिर बात आती है आपके चुंबक का। पता है ऐसा क्यों, इस प्रकार से क्यों सिलेबस को बनाया गया है? क्योंकि जब आप मोटर पढ़ेंगे ना, तो मोटर में आपको करंट को भी समझना होगा, चुंबक को भी समझना होगा, वोल्टेज को भी समझना होगा, है ना, हर चीज को समझना होगा। तो पहले आप चुंबक को पूरा समझ लेंगे कि एमएमएफ क्या होती है, इंपीडेंस क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। आप जब मोटर को पढ़ेंगे ना, तो वहां भी आपको यह चीज मिलेगी कि मोटर के पोल में इतने वेबर का फ्लक्स उत्पन्न हुआ। जब आप यहाँ फ्लक्स को समझे रहेंगे तभी तो मोटर के सवालों को हल कर पाएंगे, तभी तो मोटर में समझ पाएंगे कि क्या चीज होती है एमएमएफ। मोटर में भी तो एमएमएफ होता है, क्या होती है ईएमएफ। तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको मोटर को पढ़ने से पहले आपको आपके सिलेबस में इस चुंबक वाले यूनिट को रखा गया है ना, इसलिए आपको इस चीज को बड़ा गौर से देखना चाहिए। अगला देखिए कि किसी चुंबक का फ्लक्स घनत्व की मात्रक क्या होती है। फ्लक्स घनत्व की मात्रक आप देखना, अभी जब आप डीसी मोटर या एसी मोटर पढ़ेंगे ना, तुरंत फ्लक्स घनत्व आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे समझिएगा कि चुंबक का फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मात्रक है ना, ये गॉस भी इसका मात्रक है। किस प्रणाली में? ये सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक है गॉस। सीजीएस प्रणाली में गॉस इसका मात्रक है। और जो टेस्ला है, ये दोस्तों टेस्ला और वेबर ये दोनों इसके मात्रक हैं। ये किस प्रणाली में है? ये दोस्तों एसआई प्रणाली में। कौन से प्रणाली में? एसआई प्रणाली, है ना। एसआई प्रणाली में वेबर प्रति मीटर या टेस्ला होगा और सीजीएस प्रणाली में गॉस होगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया है कि सीजीएस में बताइए या फिर गॉस में बताइए, सॉरी एसआई में बताइए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए बी व डी, सी बी व डी तीनों इसका सही आंसर होगा। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए अब आप जानिए कि फ्लक्स घनत्व को किससे लिखते हैं। तो दोस्तों इसको B से दर्शाते हैं। B बराबर होता है फ्लक्स बटा A। ये होती है इसकी सूत्र। आप इसको लिखिए कि B बराबर फ्लक्स बटा A। यानी कि आपने एक कोर में आपने इस प्रकार से इसको लपेटा, तो लपेटने के बाद उसमें जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ ना, तो चुंबकीय गुण उत्पन्न तो हुआ, वो किस पे निर्भर कर रहा है? वो इसके क्षेत्रफल पे भी निर्भर कर रहा है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही कम फ्लक्स घनत्व होगी, है ना। और ये है फ्लक्स, यहीं से आया। देखिए फ्लक्स है ये, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर।
और ए क्या है, क्षेत्रफल, जिसको हम मीटर स्क्वायर में पढ़ते हैं, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया ना फ्लक्स घनत्व, और टेस्ला भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है मैक्सवेल। मैक्सवेल किसकी मात्रक है? तो दोस्तों ये फ्लक्स की मात्रक है। किसकी मात्रक है? फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक क्या है? वेबर। किस प्रणाली में है? तो ये सीजीएस प्रणाली में। किसमें? ये सीजीएस प्रणाली में होती है। देखिएगा दोस्तों, आप ना इसको आप रिलेट करते चलिए चुंबकीय परिपथ को विद्युतीय परिपथ से। जब आप विद्युतीय परिपथ में करंट को पढ़ते हैं ना, धारा को, जब आप धारा को पढ़ते हैं तो धारा के जैसे ही फ्लक्स होता है, और जब चुंबकीय परिपथ में आप देखते होंगे एमएमएफ को, तो विद्युतीय परिपथ में ईएमएफ के जैसी होती है। जब आप चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस को पढ़ते हैं, तो ये विद्युतीय परिपथ में दोस्तों प्रतिरोध के जैसा होता है। किसके जैसे? ये प्रतिरोध के जैसा होता है। तो इस चीज को आप नोट करते चलें, ये बड़ा काम आने वाला है आपके। यही दोस्तों परीक्षा में छोटे छोटे पॉइंटों से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और आपको पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा, फलाने का मात्रक क्या होगा और ढेकाने का मात्रक क्या होगा। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये आपका वास्तव में ना क्या होता है, ये आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपको आता कितना है ना, और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिचुंबक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं। देखिए दोस्तों, यह है आपका कागज। क्या है? कागज। ये किसके अंतर्गत आता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है कागज। आगे है नौसादर और टंगस्टन। नौसादर और टंगस्टन ये आता है दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत ये पदार्थ आते हैं। और जो आपकी हवा और टेंटलम है ना, ये आती है दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती हैं ये हवा और टेंटलम। अब यहां से ध्यान देना कि लौह चुंबकीय पदार्थ द्वारा किस प्रकार के चुंबक का निर्माण करते हैं। तो इसके द्वारा ना दोस्तों, इसके द्वारा हम अस्थाई चुंबक बनाते हैं। इसके द्वारा हम अस्थाई चुंबक बनाते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ के द्वारा दोस्तों अर्ध अस्थाई चुंबक का निर्माण किया जाता है। अर्ध अस्थाई बोलिए या फिर दोस्तों अस्थाई बोलिए, अस्थाई चुंबक का। और जो आपकी प्रतिचुंबकीय है, इसमें चुंबकीय गुण दोस्तों ना के बराबर होती है। किसके बराबर? ना के बराबर होती है। तो ये रहा दोस्तों कुछ इसके। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना, अगर कभी उदाहरण के तौर पे पूछ ले तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए उदाहरण जो होती है, सबसे पहले होगी टंगस्टन, टंगस्टन, और दूसरी होगी एल्निको, है ना, एल्निको, और तीसरा है एल्कोनेक्स, एल्कोनेक्स। और कुछ इसके उदाहरण है जैसे कि स्टील हो गई, स्टील होगी, और आपके सामने है नौसादर और टंगस्टन। और देखना अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। इसमें दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आते हैं तांबा, और जैसे कि ये आपका टेंटलम है, तांबा, टेंटलम, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे आपका होगा एल्यूमिनियम, तो ये जो पदार्थ हैं इसके द्वारा हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ बनाने के काम आता है ये सारे पदार्थ। तो ये है दोस्तों 10 प्रश्न। अब आप बताइए कि इन 10 प्रश्नों में से आपने क्या सीखा। और दोस्तों ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरा दोस्तों एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक मैं यहाँ से प्रश्नों के माध्यम से नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ, और वो नॉलेज दोस्तों आपको परीक्षा में बड़ा काम आएगा। तो मेरा यही हमेशा से उद्देश्य रहता है कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आपको दो इन प्रश्नों के माध्यम से। इसलिए दोस्तों प्रश्न चाहे कैसा भी रहे, लेकिन ऑप्शन मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से आपको लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में सीखने के लिए मिला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, और अनुचुंबकीय यानी कि तीनों पदार्थ के बारे
बारे में सीखने के लिए मिला, है ना। अगर मैं चाहता तो केवल एक ही चुंबकीय पदार्थों के सारे पदार्थों को मैं यहाँ पे रख देता और बात खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराने से क्या मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। हम चाहते हैं कि हर क्वेश्चन की एक अलग ही पहचान हो, एक अलग ही वैल्यू हो। एक प्रश्न दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखा सकता है ना। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को डिजाइन करते हैं और आपके सामने लाके इसको दोस्तों पूरे शिद्दत के साथ इसको आपको पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों चलिए कल सुबह हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दोस्तों यहाँ तक मेरा साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।